हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम अपने हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो वैदिक युग है या वैदिक एज है, इसके आए हुए पिछले जितने भी ईयर्स के सारे पेपर्स के कलेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं यहाँ पर। और देखिए इसके 2 से 4 पार्ट भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला पार्ट देखिए शुरू करेंगे। और वैदिक एज में हमारा पहला देखिए क्वेश्चन होगा कि द टर्म आर्यन डिनोट्स, जो आर्यन टर्म है वो क्या बताता है? एथनिक ग्रुप, नोमैडिक ग्रुप, स्पीच ग्रुप, सुपीरियर रेस। अब देखिए जो हम, एक सेकेंड रुक जाइएगा। जी, अब देखिए हमारा ये जो टर्म है आर्यन, इसके बारे में सबसे चीज़ पहली ध्यान रखिएगा, एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इसका देखिए सीधा सा मतलब होता है सुपीरियर रेस, ठीक। सुपीरियर रेस या फिर कह सकते हैं श्रेष्ठ वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग, ठीक। तो इसका देखिए आंसर सीधा सा हो जाएगा सुपीरियर रेस या श्रेष्ठ वर्ग होता है हिंदी में, तो हिंदी में हो जाता है श्रेष्ठ वर्ग। आर्यन का मतलब होता है। देखिए वैसे हालांकि अगर एकदम टर्म की बात की जाए तो आर्यन का इंग्लिश में मतलब होता है नोबल। सुपीरियर रेस की जगह नोबल भी लिखा आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। हमारे 4 वेद हैं हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू रिलीजन में। उसमें से पूछ रहा है हमारे सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन आपके यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ध्यान रखिएगा हमारा सबसे पुराना वेद जो कि इस्टेब्लिश होता है वो होता है ऋग्वेद। और देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को तीनों को मिलाकर हमारा लास्ट में अथर्ववेद आता है, ठीक है। इसको कभी कभी लोग ऐसा भी कह देते हैं कि ये नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, इसको ब्राह्मण्स या आर्यंस ने नहीं वो किया है। मीन्स ब्राह्मण्स ने इन्हें नहीं बनाया है, ये नॉन ब्राह्मणिकल वर्क है, ऐसा बोला जाता है कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा। और बाकी ध्यान रखिएगा ये हमारा लास्ट वाला है अथर्ववेद। और पहले के 3 वेद जिसमें कि आते हैं सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं वेद त्रय। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेद त्रय में आपके कौन कौन से आते हैं या कौन सा नहीं आता है। लो अगला क्वेश्चन देखिए यही आ गया कि त्रय से हम क्या समझते हैं। ऑप्शन है आपके 3 वेदास, धर्म, संघ, बुद्ध, 3 गॉड्स इन हिंदू पंथियन, या फिर 3 सीजन्स। अभी कि अभी हमने डिस्कस किया कि वेद त्राई बोलते हैं या वेद त्राई भी बोल सकते हैं। वेद त्राई, ठीक। अब वेद त्राई मतलब 3 वेद, ठीक। 3 वेद कौन कौन से? अभी हमने बोला सबसे पुराना ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कौन सा नहीं आता है इसमें? वो है अथर्ववेद, जिसमें कि हमारे स्पेल्स, चार्म्स, मैजिक वैजिक की बात होती है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। कौन से हमारे वेद में वर्ण का वर्णन या उल्लेख सबसे पहली बार दिखता है? तो ध्यान रखिएगा हमारा ऋग्वेद जो है, जो कि सबसे पुराना वेद है, इसके हमारे 10th मंडल में, 10वें मंडल में वर्ण का हमें उल्लेख मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के में वर्ण सिस्टम का उल्लेख मिलता है। वर्ण सिस्टम यहाँ इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो अपनी जीविका को मुख के तौर पर, मुख के माध्यम से चलाता है वो होता है ब्राह्मण। और जो कि कंधों और हाथ के दम पर जो अपनी जीविका को चलाता है या फिर खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करता है वो होता है क्षत्रिय। वैसे ही नीचे लोअर एब्डोमेन पार्ट का यूज़ करते हुए वैश्य हो जाते हैं, शूद्र ऐसे ही होते हैं, शूद्र हो जाते हैं फीट से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो वर्ण सिस्टम है ये ऋग्वेद का है पार्ट। द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू द वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन। अब देखिए वर्ण सिस्टम हमारा, पुरुष सूक्त हमारा किसका पार्ट है जो कि रिलेशन रखता है हमारे वर्ण सिस्टम से? अभी हमने देखा वर्ण सिस्टम हमारा किसका पार्ट है? ऋग्वेद का पार्ट है। तो पुरुष सूक्त हमारा किसका पार्ट हो जाता है? ऋग्वेद का पार्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे। पुरुष सूक्त, ठीक।
अगले, एक सेकेंड रुकिए जी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पुरुष युक्त हमारा ये वर्ण सिस्टम से रिलेशन रखता है, ये भी हमारे 10th मंडल में ही आएगा, ठीक है। बाकी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 10th मंडल में हमारे कितने मंत्राज आते हैं, तो इसमें हमारे लगभग 16 मंत्राज आते हैं, ठीक है। 16 मंत्राज होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में हमारे टोटल कितने मंत्राज हैं, 10,552 मंत्राज हैं। मंत्राज यहाँ लिख लीजिए, मंत्र हैं। और पुरुष युक्त हमारा वर्ण सिस्टम से ही रिलेशन रखता है, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे चार वेद दिए हैं एक तरफ, और मैच का क्वेश्चन है, और एक तरफ दिया है कि किस चीज़ से रिलेशन रखता है हमारा पर्टिकुलर वेद। देखिए सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है, जो कि हमारे किसमें, इसमें हमारी जो भी चीज़ें दी हैं वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है मिथोलॉजी का, ठीक है, और हमारी हिस्ट्री का, ठीक। देखिए ये सभी को पता है कि अथर्ववेद जो है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, वो हमारा स्पेल्स, चार्म्स, ब्लैक मैजिक, मेडिसिन, इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो अथर्ववेद हमारा रिलेशन हो जाएगा मेडिसिन से, ठीक है। सामवेद हमारा रिलेशन रखता है, सबको पता होगा सामवेद है म्यूज़िक से रिलेशन। ऋग्वेद हमारा रखता है गॉड ग्रेस से रिलेशन, ठीक है, भगवान की इसमें वो की गई है, मीन्स वंदनाएँ की गई हैं, ठीक। यजुर्वेद हमारा रखता है सेक्रीफिशियल प्रोसेस से, ठीक। इसमें तरह तरह के मीन्स उसकी धनुर्विद्याओं और ऐसी चीज़ों की बात की गई है। और यजुर्वेद हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वाइट यजुर्वेद, एक ब्लैक यजुर्वेद, जिसे शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, और दूसरा याद नहीं मुझे आ रहा। तो बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद हमारा मेडिसिन से रिलेटेड रखता है, ऋग्वेद हमारा गॉड ग्रेस से है, यजुर्वेद हमारा सेक्रीफिशियल प्रोसेस से है, जबकि सामवेद हमारा म्यूज़िक से है। देखिए सभी को लगभग पता होंगी ये चीज़ें, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ऋग्वेद में देखिए हमारे कितने हिम्स हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और पुराना वेद बनता है, तो उसके बारे में अंदर से चीज़ पूछ ली जाती है कि ऋग्वेद में हमारे कितने हिम्स हैं। अभी हमने बात की कि ऋग्वेद में हमारे कितने मंत्राज हैं, 10,552 मंत्र हैं। जबकि अगर हिम्स की बात करें तो हिम्स हमारी कितनी है, 1,028 हिम्स हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में हमारी 1,028 हिम्स हैं, जबकि 10,552 मंत्र हैं। देखिए मैच दी फॉलोइंग का सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, एक तरफ आपको दिया है चार वेद, एक तरफ दिया है उनके ब्राह्मण्स। देखिए ब्राह्मण्स होते थे कि इन्हीं की फ़िलासफ़ी, हमारे वेदास की फ़िलासफ़ी को समझाने के लिए बाद के एक रिसेंशन आ गए थे इनके, या फिर आप कह सकते हो इनका एक सरल वर्जन आ गया था वेदास का। तो ये क्या है, हमारे ब्राह्मण्स हैं, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण्स, ठीक, ऑफ वेदास हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, गोपथ, शतपथ, ऐत्री, पंचविश। एक सेकंड रुक जाइए। जी जी, यहाँ पर देखिए एक तरफ हमारा दिया है चार वेद का नाम, एक तरफ दिया है उनके ब्राह्मण्स। अब ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद जो है इसके हमारे दो ब्राह्मण्स थे, ठीक, ऐत्रेय और कौशिकीय, ऐत्रेय और कौशिकीय, कौशिकीय, ठीक। देखिए सामवेद के हम ब्राह्मण्स की बात करें तो इसमें हमारे 10 ब्राह्मण्स आते हैं, ठीक। इसके 10 ब्राह्मण्स और आगे आए थे, ठीक, जिसमें देखिए मेन की अगर बात कर लें तो जैमिनीय है, जैमिनीय, पंचविश है, आरसेय है, छंदोग्य है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट वाले यहाँ लिख दिए जा रहे हैं, छंदोग्य,
और है संविधान ब्राह्मण, एक है इसका संविधान ब्राह्मण। और जो एक इम्पॉर्टेंट बनता है वो बनता है, देखिए पंचविश को ही हम तांडिम्य बोलते हैं, ठीक है, जो ध्यान रखिएगा। पंचविश ही हमारा, पंचविश ब्राह्मण ही हमारा क्या बोला जाता है, तांडे है। बाकी संहिता उपनिषद जैमिनी हमने लिख लिया। देखिए यही हैं लगभग 5 हमारे इंपॉर्टेंट, जिनमें से ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैमिनी, पंचविश, ठीक, छंदोग्य और आरसीय। तो देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है। देखिए अथर्ववेद हमारा लास्ट वेद है, ठीक है, जिसको अभी हमने बोला नॉन ब्राह्मणिकल वर्क भी हो सकता है। इसका हमारा मात्र सिर्फ एक ब्राह्मण बनता है, और वो कौन है, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। और जो यजुर्वेद है जिसकी अभी हमने बात की थी, दो इसके पार्ट बनते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक। तो यजुर्वेद के हमारे कौन कौन से ब्राह्मण बनते हैं, यजुर्वेद के बनते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, हमारे तैत्रेय, शतपथ, तैत्रेय, शतपथ और यही दो हैं फिलहाल इसके हमारे इम्पोर्टेंट। तो देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, ऋग्वेद में हमने बात की कौन कौन से ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, तो ए का हमें मिल गया, हाँ ठीक है, 3 होगा। सामवेद में हमने बात की जैमिनी, पंचविश, आरसीय, छंदोग्य, संविधान। अब यहाँ से हमें एक चीज़ दिख गया, सामवेद का क्या, पंचविश। तो देखिए ए का हमारा बी का 4th हो जाएगा। हमने बात की अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण है, वो है गोपथ, तो 3 का 1। और यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, तैत्रेय और शतपथ, तो शतपथ हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को मतलब ध्यान रखिएगा हमेशा, इसमें से घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेद। कौन सा ब्राह्मण ऐसा है जो कि हमारे ऋग्वेद से बिलोंग करता है। अभी हमने बात की ऐत्रेय, गोपथ, शतपथ, तैत्रेय। अभी देखिए हमने बात की कि ऐत्रेय और कौशिकी हमारे किसके ब्राह्मण हैं, ये दोनों ब्राह्मण हमारे ऋग्वेद के हैं, ध्यान रखिएगा, ऐत्रेय और कौशिकी। गोपथ ब्राह्मण हमारा किसका बन रहा था, अथर्ववेद का। शतपथ बनता है ब्राह्मण किसका, यजुर्वेद का। और तैत्रेय बनता है सामवेद का, माफ़ करिएगा, तैत्रेय हमारा बनता है यजुर्वेद का। तैत्रेय बनता है यजुर्वेद का, शतपथ भी बनता है यजुर्वेद का, दोनों को ही ध्यान रखिएगा। अभी हमने बोला कि तैत्रेय और शतपथ दोनों हमारे यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं, जबकि गोपथ हमारा अथर्ववेद का ब्राह्मण बनता है। क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वेद के ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, तो कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गोपथ ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद। अभी हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि गोपथ ब्राह्मण हमारा किससे रिलेटेड है। हमारे लास्ट जो वेद बनता है वो कौन सा है, अथर्ववेद, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3rd। ध्यान रखिएगा, गोपथ ब्राह्मण हमारा अथर्ववेद से रिलेशन रखता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। इनमें से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। देखिए अभी हमने बात की कि शुक्ल यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, माफ़ करिएगा, यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसे ब्लैक यजुर्वेद कृष्ण को बोलते हैं, शुक्ल को वाइट यजुर्वेद बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि शुक्ल यजुर्वेद का पूछ रहा है कि संहिता कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा कि वजस्नामी संहिता थी हमारी शुक्ल यजुर्वेद की। और ये जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है, ये हमारा बेसिकली किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पोइट्री फॉर्म में लिखा हुआ है। जबकि जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है, जो बोल रहा है इसको लिख लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद हमारा पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद दोनों ही प्रोज और पोइट्री दोनों के फॉर्म में लिखा हुआ है।
और जबकि यहाँ हमने बात की कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है हमारी, वजस्नामी। ठीक, वजस्नामी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद ऑफ यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है कि विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सोम। विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सोम, 7th 8th 9th 10th। पूछ रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल हमारा सोम भगवान को अर्पित है या डेडिकेटेड है। अब ध्यान रखिएगा हमारा ऋग्वेद में अभी हमने बात की कि टोटल कितने मंडल्स हैं हमारे, 10 मंडल्स हैं। ठीक, अब देखिए इन 10 मंडल में जो 9th मंडल है, इस 9th मंडल में 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा में हमें किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, सोम का। ठीक, एक सोम का वर्णन मिलता है। और देखिए 9th मंडल में ये भी पूछा जा सकता है कि सोम जो एक ड्रिंक है या फिर एक गॉड का गॉडली ड्रिंक का एक डिस्क्रिप्शन है सोम का, ये है हमारा 9th मंडल में। देखिए पूछा जा सकता है 9th मंडल या सोम जो मंडल है हमारा, इसमें कितने टोटल मंत्राज हैं। तो ध्यान रखिएगा 114 मंत्राज हैं, 114 मंत्राज हैं जो कि हमारे किस पर डेडिकेटेड हैं, सोम पर। तो ध्यान रखिएगा विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू सोम, 9th मंडल। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपका कहता है राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू द यज्ञ आर मेंशन्ड इन। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबको पता है कि गॉड की अर्चना से रिलेटेड है। ठीक, सामवेद को उसी चीज़ को मीन्स मोस्टली हमारी 100 लगभग इसकी श्लोकों को छोड़ दें तो हमारे सारे लगभग ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद में ब्राह्मणिकर ग्रंथ नहीं है। देखिए राइट्स और रिचुअल हमारे यज्ञ के रिलेटेड, राइट्स और रिचुअल्स मीन्स जो हमारे प्रबंध या फिर जो रिचुअल होते हैं किसी यज्ञ से रिलेटेड, ये हमारे किस में मेंशन है, ये हमारे मेंशन है यजुर्वेद में। ध्यान रखिएगा अभी हमने बात की थी यजुर्वेद का। हालांकि देखिए संस्कृत में मतलब अगर आप जान लीजिए, संस्कृत में इसका लिटरल मतलब होता है विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज। तो यजुर्वेद का मतलब हो जाता है विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज। ठीक है, और देखिए इसमें हमारे प्रोज फॉर्म में कई चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। अभी हमने बात किया कि हमारे जो संहिता है यजुर्वेद की, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बाद में, शुक्ल या फिर वाइट यजुर्वेद बोलते हैं, दूसरा हो जाता है ब्लैक यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद। और अभी हमने बात की थी कि शुक्ल यजुर्वेद का एक सेपरेट हमारा ब्राह्मण कौन सा होता है, शतपथ ब्राह्मण। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। राइट्स और रिचुअल्स हमारा किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। देखिए बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि 4 वेदास में से कौन सा ऐसा वेद है जो कि हमारा रिलेशन रखता है मैजिकल चार्म्स, ब्लैक मैजिक से, मैजिकल चार्म्स से, स्पेल्स से। ठीक, या फिर इसको आप मेडिसिन भी कह सकते हो। ठीक, क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ हमारे लोक कल्याण में ही हो रहा था कि उनकी बीमारियों को दूर करने की कोशिश करते थे। तो देखिए ये हमारा जो मेडिसिन से रिलेशन है या मैजिकल चार्म और स्पेल से रिलेशन है, ये हमारा किस में मिलता है, ये हमारा मिलता है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अथर्ववेद। या ध्यान रखिएगा ये हमारा लास्ट वेदा है, लास्ट वेदा हमारा अथर्ववेद है जो कि मैजिकल चार्म्स या मेडिसिन और स्पेल से रिलेशन रखता है। द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेदा। अब देखिए सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 वेदास में से कौन सा ऐसा वेद है जो कि ऋग्वेदा पे मोस्टली बेस्ड है हमारा। ऑप्शन आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऊपर से कोई नहीं। देखिए अभी हमने बात की थी कि ऋग्वेद पे ही बेस्ड हमारा कौन सा है, मोस्टली हमारा सामवेद। ठीक, सामवेद के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारा शॉर्टेस्ट वेद है, सबसे छोटा वेद है। ठीक, सबसे छोटा वेद है हमारा कौन सा, सामवेद। और देखिए इसको लगभग अगर हम बात करें
तो इसमें हमारे कितने वर्सेस मिलते हैं, कितने हिम्स मिलते हैं? 1875। इन 1875 वर्सेस में से या हिम्स में से अगर हम 100 को लगभग हटा दें, नियरली 100 को अगर हम हटा दें, तो बाकी सारे के सारे 1775 कह लें अगर, तो ये लगभग लगभग सीधे सीधे ले लिए गए हैं ऋग्वेद से सामवेद में, जो कि हमारा शॉर्टेस्ट वेदा बनता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका कहता है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। हमारे भारत में सबसे पुराना जो लोहे की यूज़ का साक्ष्य है, ये कहाँ से मिलता है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फिर से सुनिए। हम अर्लीस्ट एविडेंस या फिर जो सबसे पुराना साक्ष्य है हमारे लोहे की यूज़ का, वो भारत में कहाँ से मिलता है? ऑप्शन आपके तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश के इटावा नाम के डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है अतरंजी खेड़ा। ठीक, इसका नाम अभी हमने एक अपनी क्लास में भी स्टोन एज की जो क्लास चल रही थी उसमें भी सुना हुआ था, और बाकी इसका नाम हम इंडस वैली में भी सुनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो भारत में सबसे पुराना यूजेज लोहे के साक्ष्य का जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट से के अतरंजी खेड़ा नाम की जगह से। अब देखिए, अतरंजी खेड़ा की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन या इसकी खोज की अलेक्जेंडर 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो मोस्ट प्रोबेबली उस समय एएसआई के डायरेक्टर बने। और बाकी देखिए 1862 में, और सीधे 100 साल बाद एक हमारे एक्सकवेटर होते हैं आरसी गौर नाम के, ठीक, उनके द्वारा अतरंजी खेड़ा जो कि हमारे यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट में हमारा अतरंजी खेड़ा आता है, ध्यान रखिएगा, जिसकी हमारी एक्सकवेशन होती है कब? 1962 में आरसी गौर के द्वारा। और अतरंजी खेड़ा हमारे यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ से हमें सबसे पुराना यूजेज मिल रहा है आयरन का। देखिए क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है कि उपनिषद जो बुक हैं ये किस पे बेस्ड हैं। सीधा सीधा सा देखिए क्वेश्चन है, उपनिषद हमारी बुक किस पे बेस्ड हैं? रिलीजन, योगा, लॉ, फिलॉसफी। ध्यान रखिएगा, जो उपनिषद लिटरेचर है ये हमारा बिल्कुल भी रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, ठीक है, ये हमारी फिलॉसफी पे बेस्ड किताबें हैं, ठीक। और देखिए बात करें अगर हम उपनिषद की, तो उपनिषद का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि बच्चे अपने गुरु के समीप बैठना और शिक्षा प्राप्त करना। तो बच्चा अपने गुरु के समीप बैठे और शिक्षा प्राप्त करे, ये लिटरल मतलब है हमारे उपनिषद का। और किस चीज़ की शिक्षा प्राप्त करे? फिलॉसफी की। तो उपनिषद का, ये उपनिषद जो किताब है हमारी किस पे बेस्ड है? हमारी फिलॉसफी पे किताब बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। और इनका लिटरल मतलब ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन। देखिए कौन से हमारे पुराने किताबों में या वैदिक लिटरेचर की कौन सी ऐसी किताबों में सैल्वेशन या मोक्ष की बात की गई है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, बाद की संहिताएं, लेटर संहिताज, ब्राह्मण्स जो हैं, या उपनिषद। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, हमारी वैदिक लिटरेचर की कौन से सेगमेंट में मोक्ष की उल्लेख है? ऋग्वेद, लेटर संहिताज, ब्राह्मण्स, उपनिषद। ध्यान रखिएगा, हमारा जो वैदिक सैल्वेशन जैसा वर्ड है, ठीक है, ये बिल्कुल भी वेदास में नहीं आता है, ठीक। वेदास में वो मोक्ष जैसे वर्ड का बिल्कुल भी डिस्क्रिप्शन नहीं है।
अब देखिए बात यह है कि मोक्ष, मोक्ष वर्ड जो है, ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलता है? इसका डिस्क्रिप्शन ध्यान रखिएगा, हमें मिलता है उपनिषद में, जो कि बुक है हमारी फिलॉसफी पे बेस्ड। उपनिषद के अनुसार जो हमारा मेन मेन क्या, जो मेन एक इंसान है, उसका मेन जो कोर है या फिर जो मेन सेगमेंट है पूरे उस पर्सनैलिटी का, वो उसकी आत्मा है, ना कि उसकी बॉडी। ठीक, ये शिक्षा हमारी या ये बात हमारी उपनिषद में बोली जाती है, जो कि फिलॉसफी पे बेस्ड है, और इसी में मोक्ष की बात की गई है। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन्ड इन, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन्ड इन। ऑप्शन है आपके बृहद अरण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठो उपनिषद या केनो उपनिषद। तो ध्यान रखिएगा हमारा, एक सेकेंड, जी। तो अगला देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत और लॉर्ड यम, जो कि यमराज भगवान के बीच में जो डायलॉग हुआ था, ये किस, सबसे पहली बात, ये किस यजुर्वेद की माफ़ करिएगा, किस वेद की बात है? तो मैंने अभी बोल दिया कि ये यजुर्वेद की बात है। ये यजुर्वेद में मिलता है। ये यजुर्वेद के दो सेक्शन हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसमें से कृष्ण यजुर्वेद का एक सेक्शन आता है कठो उपनिषद। ठीक, तो कृष्ण यजुर्वेद के कठो उपनिषद में हमारे जो डायलॉग है नचिकेत और यम का, ठीक है, नचिकेत बेसिकली एक 12 साल के एक बच्चे होते हैं जो कि अपने घर को छोड़ देते हैं ज़िंदगी का मतलब और मौत का मतलब पता करने के लिए, और उनका फिर आगे चल के एक वार्तालाप होती है, डायलॉग होता है किससे? लॉर्ड यम से, जिसमें वो पूछते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ और मीनिंग ऑफ डेथ विथ। तो ये बातें देखिए जो है नचिकेत और यम की, ये यजुर्वेद में है, यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद में है। उसमें कृष्ण यजुर्वेद के भी कठो उपनिषद या कथा उपनिषद में, इसे कथा उपनिषद बेसिकली बोलते हैं, कहीं कहीं कठो उपनिषद ही ज़्यादातर लिखा रहता है, लेकिन कथा उपनिषद भी बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वॉज द रूलर ऑफ। हमारे देखिए उपनिषद के पीरियड में एक किंग अश्वपति हुए थे। ये किस जगह के रूलर थे? काशी, कैकई, पांचाल, विदेहा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, किंग अश्वपति जो कि हमारे उपनिषद के टाइम के, जब उपनिषद लिखे जा रहे थे तब उस समय के, या उपनिषद जो पीरियड था हमारा, उस समय के एक रूलर थे। ठीक, कहाँ के रूलर थे? काशी, कैकई, पांचल, विदेहा। तो ध्यान रखिएगा, हमारे उपनिषद के पीरियड के एक किंग थे, किंग जनक। ठीक, किंग जनक हमारे कहाँ से बिलोंग करते थे? विदेहा से। देखिए किंग अश्वपति जो थे ये कैकई नाम की जगह से बिलोंग कर रहे थे। ठीक, किंग अश्वपति कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? कैकई नाम की जगह। ठीक, काशी से बिलोंग करते थे किंग अजातशत्रु। देखिए महाजनपद पीरियड में अभी हम इन सबको पढ़ेंगे। काशी से बिलोंग कर रहे थे हमारे किंग अजातशत्रु, और बाकी देखिए ये देख लीजिए, किंग अश्वपति हमारे कहाँ से बिलोंग करते थे? कैकई से, और विदेहा से बिलोंग कर रहे थे हमारे किंग जनक। पांचाल की बात करें तो यहाँ से हमारे बिलोंग करते थे प्रवहंज बली। ठीक, प्रवहंज बली, तो इनका लिख लीजिए, पांचाल का, माफ़ करिए, पांचाल के हैं किंग प्रवहंज बली। ठीक, बड़ा सा नाम है, किंग प्रवहंज बली। हमारे पी से देखिए भी है, पांचाल भी पी से है। कैकई को ध्यान रखिएगा, अश्वपति रूल कर रहे थे। विदेहा को रूल कर रहे थे, विदेहा के बारे में देखिए लोगों को पता होगा, किंग जनक रूल कर रहे थे। काशी में रूल कर रहे थे किंग अजातशत्रु।
अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर जिस तरीके से आए, पहले जो आया बाद में जो आया उनको लिखना है। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, संहिता, ब्राह्मण्स, आरण्यक, उपनिषद। अब देखिए इन्हीं को चारों को शफल करके इधर उधर लिखा गया है। अब ध्यान रखिए कि हमारा जो पहला लिटरेचर, जो वैदिक लिटरेचर फॉर्म हुआ था, वो हुआ था संहिता, फिर हुए थे ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर लास्ट में हुए थे उपनिषद। लास्ट में हमने बात की उपनिषद हुए थे, तो एक ही ऑप्शन यहाँ बच रहा है, ये नहीं, ये भी है, ये भी है। पहले थे, अभी हमने बात की कि पहले हैं हमारे संहिता, फिर है ब्राह्मण, तो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे संहिता है और दूसरे पे आरण्यक दिया है, जबकि आरण्यक हमारा उपनिषद से पहले आया था। और आरण्यक और उपनिषद हमारे फॉर्म कर रहे हैं ज्ञान कांड। ठीक है, ज्ञान कांड किसका मीन्स ज्ञान कांड, ये हमारे सारे रिसेंशंस हैं एक तरीके से। रिसेंशंस तो नहीं कहेंगे, हमारे वेदास के पे बेस्ड बुकेज हैं, ठीक, या उन्हीं की डिस्क्रिप्शन है। तो जो हमारे आरण्यक, माफ़ करिएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये सही है। सबसे पहले हमारे आए थे वैदिक संहिता, उसके बाद आए थे ब्राह्मण, उसके बाद आए थे आरण्यक, लास्ट में आए थे उपनिषद। उपनिषद को ध्यान रखिएगा, लास्ट में आए थे। ठीक, इससे याद हो जाएगा। संहिता लोगों को पता होगा सबसे पहले आई, ठीक, जिसमें हमने डिवाइड किया, जैसे कि यजुर्वेद को 2 संहिता में डिवाइड किया। ठीक, ब्राह्मण बाद की बात है, ठीक, जैसे गोपद ब्राह्मण हो गए। ठीक, आरण्यक मतलब जंगलों में जाके शिक्षा प्राप्त करना। तो ध्यान रखिएगा, वैदिक संहिता हमारे सबसे पहले, वैदिक संहिता सबसे पहले, ब्राह्मण से दूसरे पे, आरण्यक तीसरे पे, चौथे पे आए उपनिषद। ठीक, देखिए वैदिक संहिता और ब्राह्मण, हमने बोला वैदिक संहिता और ब्राह्मण जो कि पहले 2 लिटरेचर आए थे वेदास पे बेस्ड, ये फॉर्म करते हैं हमारे कर्म कांड ऑफ वेदास। वेदास को पूरी तरीके से जानना है तो इन चारों बुक्स को और सारे इनके पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। आरण्यक और उपनिषद हमारे क्या फॉर्म कर रहे थे, देखिए जैसे कि एक स्टोरी होती है, स्टोरी में शुरुआत के सेक्शन हमारे इंट्रोडक्शन देते हैं, उसी तरीके से वैदिक संहिता और ब्राह्मण हमारे इंट्रोडक्शन या कर्मकांड बनाते हैं, किसका, वेदास पर। ठीक, आरण्यक और उपनिषद बनाते हैं ज्ञान कांड, ज्ञान कांड। ठीक, आरण्यक और उपनिषद हमारे ज्ञान कांड सेगमेंट हैं, किसके, वेदास के। ध्यान रखिएगा, वैदिक संहिता ब्राह्मण, लास्ट में देखिए उपनिषद है, इसको ध्यान रखिएगा। संहिता सबसे पहले है, ब्राह्मण फिर आरण्यक। द रिवर मेंशन्ड मोस्टली इन अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक लिटरेचर, माफ करिएगा, कौन सी ऐसी रिवर है जिसको वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है? ऑप्शन है सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। ध्यान रखिएगा, शतुद्री नाम हमारा सतलज रिवर का था। देखिए जो सबसे ज़्यादा मेंशन्ड, जो ऐसी कोई नदी जो सबसे ज़्यादा वेदास में या वैदिक लिटरेचर में हमारे मेंशन की गई है, वो है सिंधु नदी। ठीक, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को लेते हुए, क्योंकि इसने एक तरीके से हमारे आर्यंस को एक तरीके से, देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं उसी पे डिपेंड होकर एक इंसान खुद को पालता है और अपनी जीवनी चलाता है। तो उसी तरीके से सिंधु रिवर ही हमारा बेस बनी थी आर्यंस के इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी मोस्टली मेंशन्ड है, सबसे ज़्यादा इसकी बातें हुई हैं। और बात की जाए वैदिक लिटरेचर में हमारे सबसे ज़्यादा पायस नदी, या सबसे ज़्यादा उसे क्या कहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी हमारी कौन सी है जो कि वैदिक लिटरेचर में डिफाइंड है? वो है हमारी सरस्वती। देखिए सरस्वती को 2-3 वर्ड बोले गए, इसको लिख लीजिए, नदी तमा, ठीक, माते तमा। ठीक, नदी तमा, माते तमा हमारे सरस्वती जैसी रिवर को बोला गया, जो कि हमारी मोस्ट पायस या मोस्ट रिस्पेक्टेड, या फिर रिस्पेक्टेड तो नहीं बोलेंगे, जो पवित्र नदी थी वो थी हमारी सरस्वती रिवर। जबकि हमारी जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जिसका मिलता है वेदास में या वैदिक लिटरेचर के बाद में,
वो मिलता है हमारी सिंधु नदी का। वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि वैदिक समय में जो अस्किनी रिवर थी, ठीक, इसका प्रेजेंट डे में नाम क्या है। ऑप्शन है ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिख जाते हैं। अस्किनी रिवर हमारी किस पे, अस्किनी रिवर जो कि हमारी वैदिक टाइम की अस्किनी कही जा रही थी, आज इसका नाम क्या है, चेनाब। इसका अलग एक नाम है चंद्रभाग, चंद्रभागा, चंद्रभाग कह सकते हैं, ठीक। चंद्रभागा, अस्किनी या चेनाब, दो तीनों सेम है, ठीक। बात की जाए चेनाब की, कहाँ से हमारी निकलती है, ध्यान रखिएगा इसका ओरिजिन पॉइंट है क्या, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ठीक। अस्किनी नाम है हमारे चेनाब रिवर का। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन इन द ऋग्वेद इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। कौन सी रिवर ऐसी है जो कि ऋग्वेद में मेंशन है और जिससे हमें पता चलता है कि आर्यंस और अफगानिस्तान का रिलेशन रहा था ट्रेड में या जैसे भी। ऑप्शन है आपके अस्किनी, परुष्णी, कूभा, क्रामू, विपाशा, शुतुद्री। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, हमारे वेदास में, हमारे बेसिकली ऋग्वेदास में, ठीक, किस रिवर का डिस्क्रिप्शन है जो कि बता रहा है कि हमारे आर्यंस और अफ़गानिस्तान के लोगों के बीच ट्रेड रहा या कोई ना कोई तरह का रिलेशन रहा। ये दो रिवर थी हमारी, कूभा और क्रामू। कूभा की बात करें तो ये हमारी रिवर कौन सी है, काबुल, काबुल, ठीक। क्रामू है कुर्रम, ठीक। देखिए काबुल और कुर्रम दोनों ही हमारी नॉर्थ वेस्टर्न साइड की, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जगह आती हैं, इधर बहने वाली नदी थी, ठीक। उस समय इसको ध्यान देखिए, नाम ध्यान रखिएगा, क्रामू रिवर कुर्रम रिवर को कहा जाता था। जो आज की काबुल है उसको कूभा रिवर कहा जाता है, कुभा, ठीक, कह सकते हो। ये दोनों रिवर का डिस्क्रिप्शन मिलता है ऋग्वेद में, जो कि बताता है कि आर्यंस का रिलेशन रहा था अफ़गानिस्तान से। बाकी देखिए गोमती को उस टाइम पे गोमल बोला जाता था। स्वात रिवर, एक सेकेंड, देखिए कूभा, क्रामू, गोमती और सुवास्तु, ठीक, ये चार नाम याद रखिएगा, कूभा, क्रामू, गोमती, सुवास्तु। ये चारों ही रिवर हमारी एक तरीके से ऋग्वेद में मेंशन्ड है, जो कि बता रही हैं कि हमारे आर्यंस का रिलेशन रहा कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से। कौन कौन सी चार रिवर हो गई, कूभा, क्रामू, गोमती, सुवास्तु। कूभा को काबुल बोलते हैं, क्रामू को कुर्रम बोलते हैं, गोमती देखिए उस समय बोली जा रही थी गोमल, ध्यान रखिएगा, और सुवास्तु रिवर आज की है स्वात। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, एक तरफ दिया है वैदिक रिवर, एक तरफ दिया है उनके नाम, मॉडर्न नेम। अब देखिए कूभा, अभी हमने बात की, कूभा रिवर कौन सी थी, ये थी हमारी काबुल। शुतुद्री अभी हमने बात की कि सतलज थी। सदानीरा हम गंडक को कहते थे, ठीक, जो कि हमारे बिहार और गोरखपुर और इधर उत्तर प्रदेश की तरफ भी आती है ईस्टर्न पोजीशन में, ठीक। परुषनी रिवर किसको कहा जाता था, रावी रिवर को, ध्यान रखिएगा। परुषनी हो गई रावी, हमने कूभा की बात कर ली, सुतुद्री की बात कर ली थी, सदानीरा ध्यान रखिएगा गंडक है, परुषनी हो गई रावी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का बोल रहा है, महाभारत के समय में जो महानदी का नाम था वो क्या था। महाभारत के शासनकाल में, महाभारत के शासनकाल में नहीं, महाभारत का जब समय चल रहा था उस समय महानदी का नाम क्या था, कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा, चित्रोत्पला। तो ध्यान रखिएगा, देखिए सीधे सीधे से ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि महाभारत के समय महानदी का नाम था चित्रोत्पला, ठीक। चित्रोत्पल या चित्रोत्पला हमारा नाम था महानदी का महाभारत के समय पर। देखिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे वैदिक समय से। ऐसे एक दो टॉपिक और आएंगे और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।